नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट। तो किस चीज का? तो बोर्स हाइपोथेसिस का। बच्चों, बोर्स हाइपोथेसिस के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है और उस लेक्चर का लिंक अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा उस लेक्चर का लिंक। लेकिन बच्चों, अगर आप लोगों को वो लिंक नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करो और वहां पर आप लोग मुझे इन्फॉर्म करो कि सर मैंने ये वीडियो नहीं देखा लास्ट वाला, तो मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक एप्रोप्रिएट टाइम पर भेज दूंगा। ओके बच्चों, अब बच्चों आते हैं कि इस लेक्चर में अपने को देखना क्या है। तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, कि कोई भी एटम के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस जो होता है वो हम लोग कैसे निकाल पाते हैं। और हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ एन एटम, कि कोई भी न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी ऑर्बिट है तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन का स्पीड जो है वो क्या होगा, उस बारे में जानेंगे। और जानेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ एटम, कि जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in a certain circular orbit which are associated with some definite amount of energy, so that these orbits are also called energy levels। तो ये जो हर एक ऑर्बिट है, हर एक ऑर्बिट का some definite amount of energy होता है, वो एनर्जी कितना होगा उस बारे में हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। तो ये जो शुरू का 3 हिस्सा मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन ऑर्बिट या सर्टेन एनर्जी लेवल, ये इस लेक्चर का मुख्य हिस्सा है, या फिर आप लोग बोल सकते हो ये हाईलाइट है इस लेक्चर का, इसे हम लोग हाईलाइट भी बोल सकते हैं। लेकिन इन चीजों के साथ साथ एडिशनल टर्म्स में हम लोगों को जानना है रीजन ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग ये तीसरा वाला पॉइंट यानी कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को डिटरमाइन करेंगे, तो जानेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है ना, वो निगेटिव वैल्यू के साथ होता है। क्यों होता है वो निगेटिव वैल्यू, इस बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते क्या है बच्चों, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और वो एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, उस बारे में हम लोग जानेंगे। और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम में के बारे में जाने थे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे सीरीज ऑफ लाइंस आते थे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पफन वगैरह वगैरह। तो उन सारे सीरीज ऑफ लाइन का वजह क्या होता है, हाउ दोज लाइंस आर जनरेटेड इन ए सर्टेन एटॉमिक ऑर्बिट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उस बारे में हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे बोर्स हाइपोथेसिस का शॉर्टकमिंग, यानी कि हर एक एटॉमिक मॉडल का कुछ ना कुछ कमी हो जाता है, तो उस कमी के बारे में बच्चों हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। तो ये इतना कुछ जानने के बाद आप लोगों को इतना तो अंदाजा लग रहा होगा कि ये लेक्चर आज तक के एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। तो इस वजह से इस लेक्चर को आप लोग बारीकी से और ध्यान से देखोगे, बिना वीडियो को स्किप किए। बच्चों, डाउनलोडिंग के चक्कर में मत रहना। अगर डाउनलोड करे तो वीडियो आप लोगों के मोबाइल में जमा ही रह जाएगा, देखने का फुर्सत नहीं मिलेगा। ये रूटीन पर हम लोगों को आना है, तो इसलिए मुझे सपोर्ट करो और एक डेफिनेट टाइम और डेफिनेट रूटीन में वीडियो को देखने की कोशिश करो। लाइक बाद में मत करना, लाइक पहले ही कर दिया करो, वीडियो को बाद में करने का क्या झमेला रखो। अब इन चीजों को जानने के पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को जानते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्टेन पॉइंट के अबाउट वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्टेन पॉइंट के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उस ऑर्बिट का रेडियस जो आर है, तो क्या होगा कि इस बॉल पर या इस पार्टिकल पर या इस ऑब्जेक्ट पर बाहर के तरफ एक फोर्स लगेगा और उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल्स टू mv² बाय आर। ये तो हम लोग जानते हैं ना, वेयर m इज व्हाट, m इज मास ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और v क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस स्पीड से ये बॉडी जो है इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, r इज रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने जाना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। इतना तो आप लोग पहले से 9th में भी जानते होंगे। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अगर आप लोग को पता हो और ये दो चार्ज है और एक चार्ज का वैल्यू है Q1
और दूसरे चार्ज का वैल्यू है Q2। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, COULOUMB, कूलम्स लॉ के के अनुसार क्या होता है, फोर्स जो होता है ना, फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस, जो कि मान लो r दूरी पर मौजूद है, यानी कि इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, r। तो वो फोर्स का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के जगह पर हम लोग क्या लगा देते हैं, के। एक्चुअली के का वैल्यू जो है बाद में फिजिक्स वाले सर आप लोगों को पढ़ाएंगे कि यहाँ पर के का वैल्यू होता है 1/4πε0, यानी कि यहाँ पर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 समझ रहे हो बच्चों, Q1 क्या है, Q1 चार्ज है पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का चार्ज Q2, और इन दोनों पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R। और ये 1/4πε0 है, इसी के जगह हम लोगों ने K लिख रखा है, और इस K का वैल्यू जो होता है 1/4πε0 के बराबर तो होगा ही, एंड दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ विच इज कांस्टेंट। ये जो है कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो इसके बारे में तो हम लोग जान लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि यदि ये दो चार्ज सेम नेचर का हो, यानी कि if two charges are of same nature, है ना, ये दोनों चार्ज जो है सेम नेचर, यानी कि बोथ पॉजिटिव हो, या तो ऐसा हो सकता है ना बोथ पॉजिटिव, या क्या हो सकता है बच्चों बोथ निगेटिव। तो इस स्थिति में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि यहाँ पर रिपल्सन काम करेगा। लेकिन अगर बच्चों एक जो है वो पॉजिटिव हो जाए और दूसरा जो है वो निगेटिव हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वहां पर अट्रैक्शन होगा। ये सारा बेसिक बात था, इन चीजों के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। अब बच्चों हम लोग किसी एटम पर आ जाते हैं, ध्यान से देखना। अब हम लोग मेन टॉपिक पर है, इन एनी एटम, ठीक है। अब हम लोग किसी एटम पर आ गए, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है मान लेते हैं इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, या फिर हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा नीचे दिखाते हैं कि ये मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व जो कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है दैट इज भी, और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है दिस रेडियस इज इक्वल टू r, ठीक है ना। ये रेडियस जो है ये कितने के बराबर है, r के बराबर। तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो रिवॉल्यूशन के दौरान इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लगेगा। एक तो चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होने के वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के तरफ जो है वो फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। न्यूक्लियस की तरफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन पर बाहर के तरफ जो है वो फोर्स लगेगा दैट इज F सेंट्रीफ्यूगल, सही है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का दूरी बदल नहीं रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी जो है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर के तरफ जितना फोर्स लग रहा है अंदर के तरफ भी फोर्स उतना ही लगेगा, यानी कि हेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल। बताओ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कितना, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू होता है K मतलब कांस्टेंट, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वही चीज मैं यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, K Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लेते हैं E के बराबर, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। और न्यूक्लियस का चार्ज, तो न्यूक्लियस में का एटॉमिक नंबर अगर Z है बच्चों, ध्यान से देखना, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर अगर Z है तो वहां पर Z प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा। और एक प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर अगर Z है तो Z प्रोटॉन होगा, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और उसे ही हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो बताओ तो न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, प्लस ZE होगा कि नहीं। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है कितने के बराबर होता है, E। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा K
Q1 के जगह मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज E इंटू Q2 यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज दैट इज ZE और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि इन दोनों के बीच दूरी, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कितनी है, इस R के ही बराबर है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग R² लिख दें। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, mv² बाय R। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो गया। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर दिया और यहाँ पर एक इक्वेशन जनरेट किया। अब इसी इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करो तो यहाँ पर नीचे का एक R और एक R कट जाएगा। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, K रह जाएगा और E गुना E कितना हो गया, E² और Z तो अपनी जगह है तो KZE² और डिवाइडेड बाय एक R तो नीचे बच गया ना। और इस साइड क्या हो गया बच्चों, इस साइड हो गया mv²। ठीक है ना, R तो कट गया है। अब इस R को उधर कर देते हैं और एक V को इस साइड कर देते हैं। इसका वजह है तो R को जैसे उधर कर देंगे तो उधर देखो तो क्या था बच्चों, पहले से M था और एक भी रहने दिए और एक R को और ले लिए तो mvr और एक भी को इस साइड कर दिए। तो बताओ तो KZE² डिवाइडेड बाय V हो जाएगा ना। अगर नहीं समझे हो तो ध्यान से समझो। और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये जो है ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, इस इक्वेशन 1 में लिखा है mvr इज इक्वल टू KZ² बाय V। तो आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस, याद है बोर्स हाइपोथेसिस का सेकेंड हाइपोथेसिस क्या था कि अराउंड द न्यूक्लियस ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते थे, mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2π। याद है कि mvr इज इक्वल टू nh बाय 2π। ये हम लोगों ने जाना था किस थ्योरी के अनुसार, बोर्स हाइपोथेसिस के अनुसार। तो अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 में था क्या, mvr इज इक्वल टू KZ² बाय V और इक्वेशन 2 में क्या है, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2π। तो mvr हटा देंगे तो बताओ तो क्या आ गया, nh बाय 2π इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, KZ² डिवाइडेड बाय V। तो बच्चों अब हम लोग V का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। V क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन ऑर्बिट। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बराबर, ध्यान से देखना, 2π KZ² डिवाइडेड बाय NH। याद है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, इसे एकदम ध्यान से याद रखना है और समझना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आ गया। और ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है, v इज इक्वल टू 2π KZ² बाय NH। अब इस चीजों को समझना, यहाँ पर अलग अलग टर्म है क्या, v तो क्या है बच्चों, v इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 का वैल्यू तो जानते हो 2 ही होगा। पाई का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 3.14। k क्या है, k का वैल्यू 154πε0 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। z जो है वो तो आपका एटॉमिक नंबर है, z क्या है, एटॉमिक नंबर। ये Z का वैल्यू कैसे कैसे लेते हैं, हम लोगों ने तो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देखा है कि ये सारी चीजें हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, है ना, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, ऐसे चीजों के लिए। तो हाइड्रोजन अगर रहा तो वहां पर Z का वैल्यू 1 लेंगे, हीलियम प्लस रहा तो Z का वैल्यू 2 लेंगे, Li2+ रहा तो Z का वैल्यू 3 लेंगे, B3+ रहा तो Z का वैल्यू 4 लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो Z का वैल्यू पता चल गया। E का वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। N जो है, N इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, चौथे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालो। तो ऑर्बिट का संख्या जो है वो N रिप्रेजेंट कर रहा है। और H का जो वैल्यू दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है ना, तो ये सारा वैल्यू है। अब जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से कांस्टेंट चीजों को अलग कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखना, 2 तो कांस्टेंट है, अलग हो गया, पाई भी कांस्टेंट है, अलग हो गया, k भी कांस्टेंट अलग हो गया, E² भी कांस्टेंट है, अलग हो गया।
डिवाइडेड बाय एच भी कांस्टेंट है, अलग हो गया, तो बच क्या गया बाहर में, बाहर में बच गया बच्चों जेड बाई एन। ध्यान से देखना, तो यहाँ भी इक्वल टू क्या हो गया, इन सारे कांस्टेंट के वैल्यूज को अगर आप रखोगे, ध्यान से देखो, तो 2 का वैल्यू तो 2 ही होगा, पाई का वैल्यू 3.14, के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर 9, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34। इन सारे कांस्टेंट के वैल्यूज को रखने पर आप लोगों को जो वैल्यू रिजल्ट में आएगा वो वैल्यू 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन। ये तो इन चीजों का वैल्यू 2.19 इंटू 10 पावर 6 आ गया, तो ये बच्चों वो फॉर्मूला आ गया, और ये जो वैल्यू है ये एसआई यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड में। तो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, पूछेगा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन, ठीक है ना, थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन। तो बस कुछ नहीं करना है, V इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6, और जेड की जगह क्या रख दोगे, एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 2, और n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो यहाँ थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है 2/3, तो जो भी वैल्यू आएगा दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि काफी आसान होता है इन चीजों पर आधारित क्वेश्चन। तो हम लोगों ने पहले बात को तो समझ लिया, क्या सीखा हम लोगों ने, v का वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रॉन के स्पीड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच। सही है ना बच्चों। अब हम लोग आते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो चूंकि हम लोग जानते हैं बोर्स हाइपोथेसिस से कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये तो हम लोग जानते हैं ना। तो बताओ तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम भी। सही है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भी रखो, तो यहाँ पर भी का वैल्यू यहाँ से, भी का वैल्यू यहाँ से आप लोग रख सकते हो, क्या होगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच। सही है ना, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, आर इज इक्वल टू एन एच ऊपर चला गया तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सही है, और डिवाइडेड बाय अंदर 2 पाई इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एम जो है अकेले रह जाएगा, तो और यहाँ 2 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। देखो तो सारी चीजों को मैंने लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो है रेडियस का फॉर्मूला आ गया कि कोई भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में जो इलेक्ट्रॉन होगा तो जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस का ये फॉर्मूला आ गया। सही है ना बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लोग कांस्टेंट्स को अलग कर देते हैं, यानी कि r इज इक्वल टू एन तो कांस्टेंट नहीं है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसे अलग कर देते हैं। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z नहीं है कांस्टेंट, e स्क्वायर कांस्टेंट है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, और इधर बच क्या गया बच्चों, इधर बच गया n स्क्वायर बाय z। तो इन कांस्टेंट के जगह पर बताओ तो h बराबर क्या लिखोगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सही है ना, 4 के जगह पर तो 4 ही रख दोगे, पाई के जगह पर 3.14 रख दोगे, k के जगह पर क्या रख दोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, e के जगह क्या रख दोगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और m की जगह पर क्या रख दोगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। सही है ना। तो सब कुछ ऐसा यूनिट में रखोगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारा कांस्टेंट का वैल्यू मिलजुल कर आ जाएगा 0.0529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और एन स्क्वायर बाय जेड तो है ही, एन स्क्वायर बाय जेड, और ये वैल्यू आ जाएगा रेडियस का, और रेडियस का जो ये वैल्यू आया ये है कहां पर, मीटर में। समझे, ये METRE मीटर, यानी कि ऐसा यूनिट में ही यहाँ पर मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ। आप लोग इसे अदर यूनिट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं एनर्जी पर, कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है वो हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। जब बच्चों शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि जब दो चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर है
तो वहां पर उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का वैल्यू क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर दो चार्ज है तो उन दोनों के बीच कुछ एनर्जी डेवलप होता है और वो एनर्जी होता है के Q1 Q2 बाय आर। लेकिन याद रखना कि जब हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो फोर्स के फॉर्मूला में Q1 Q2 का साइन प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एनर्जी चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी के वैल्यू का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो वहां Q1 और Q2 का साइन भी दर्शाना जरूरी होता है। ओके, अब हम लोग एटम पर आ जाते हैं। तो कोई भी एटम की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर एटम है जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये क्या है, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन। इसके बीच का दूरी पता ही है आप लोगों को, इसके बीच का दूरी, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इसका रेडियस जो है वो आर है, और ये इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से निकल रहा है। तो यहाँ पर बताओ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की किसी भी इलेक्ट्रॉन का इन एन ऑर्बिट, कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी जो होता है ई टोटल से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो वो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पहले हम लोग लिख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1, Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज माइनस ई, साइन बोला था मैंने, लिखना पड़ता है, और प्लस न्यूक्लियस का चार्ज दैट इज प्लस ZE और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन बिटवीन देम आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया यहाँ पर, माइनस के ZE स्क्वायर बाय आर। सही है बच्चों, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सही है ना। तो यहाँ पर हम लोग टोटल एनर्जी के जगह, पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस के ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख देता हूँ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे भी याद रखना काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि हाफ का वैल्यू तो हाफ रहेगा, एम तो मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और इस समथिंग का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। खैर, हम लोग यहाँ टोटल सिर्फ ई लिख रहे हैं, मतलब टोटल एनर्जी समझना। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ के ZE स्क्वायर और इंटू 1/r। तो r नीचे है, तो अभी आप लोगों को याद होगा r का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, और वो वैल्यू ये था, याद है आप लोगों को बच्चों, ये r का वैल्यू है, और इसी वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं वहां पर। तो r बराबर क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के ZE स्क्वायर एम, n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं उन्हीं चीजों को, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के ZE स्क्वायर, देखो 4 पाई स्क्वायर के ZE स्क्वायर और इंटू एम। सही है ना। तो उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पर दोबारा से लिख दे रहा हूं। तो ये r का वैल्यू आ गया। तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम लोगों ने लिख लिया क्या चीज, माइनस ऑफ के ZE स्क्वायर तो ऊपर में था, डिवाइडेड r का वैल्यू वहां से लिख लिया, डिवाइडेड बाय हाफ एम। अब v स्क्वायर, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने वेलोसिटी का भी वैल्यू निकाला था, और वो v का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो वो v का वैल्यू ये था, दैट इज 2 पाई के ZE स्क्वायर बाय NH, 2 पाई के ZE स्क्वायर बाय NH। यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई के ZE स्क्वायर बाय NH, और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि v का स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इन चीजों को सॉल्व करते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस तो आगे रहेगा ही, इसको ऊपर कर देते हैं। तो ऊपर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर और k मिल जाएगा, 4 पाई स्क्वायर k और k मिलकर k स्क्वायर हो गया, z और z मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, z स्क्वायर, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, E4, और m ऊपर में बेसिया में चला गया, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह जाएगा बच्चों, n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर हाफ, हाफ है, m को अंदर कर देते हैं और स्क्वायर भी कर देते हैं। स्क्वायर जैसे करोगे तो 2 2 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर E4, और m को अंदर कर दिया तो m, और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। जल्दी से बच्चों साइड में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पर अगर आप लोगों से बोला जाए
कि x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए बाय 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसे क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? यहाँ पर x का वैल्यू है माइनस ए प्लस ए बाय 2, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए बाय 2 होगा ना। तो यहाँ a की जगह पर देखो, ये जो पूरा वैल्यू है ना, ये a की जगह पर है, आप लोग ध्यान से देखो, है ना, a की जगह पर ये पूरा वैल्यू है, और ये पूरा वैल्यू जो है ये भी a की जगह पर है, यहाँ पर a की जगह देखो, तो क्यों ये दोनों वैल्यू सेम है कि अलग अलग है? ये दोनों वैल्यू आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये वैल्यू भी a की जगह है और ये वैल्यू भी a की जगह है। यहाँ पर आगे माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, और यहाँ 1/2 है। तो बताओ, तो माइनस समथिंग प्लस 1/2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस समथिंग बाय 2। तो यहाँ पर e इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये फॉर्मूला जो बन गया, ये क्या चीज का फॉर्मूला बन गया है बच्चों? एनर्जी का बन गया। लेकिन ये कौन सा एनर्जी है? दिस इज एक्चुअली टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, ये टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी इन चीजों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है, ध्यान से देखना, कहीं यहाँ घबराना या फिसड्डी होने की कोशिश नहीं करना बच्चों। बस यहाँ पर 1/2 जो है वो 2 ही है। यहाँ पर कांस्टेंट को अलग करते हैं, तो देखते हैं कांस्टेंट अलग करने के बाद 4 की जगह 4 है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है कि नहीं, k भी कांस्टेंट है, z नहीं है कांस्टेंट, E4 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय n नहीं है कांस्टेंट, h स्क्वायर जो है कांस्टेंट है। तो बाहर क्या बच गया बच्चों? बाहर बच गया z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सही है? तो ये जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी होगा कितना? तो इन सारे कांस्टेंट के वैल्यू को अगर आप पुट करोगे, तो ये 4 की जगह 4, 3 पाई की जगह 3.14, k की जगह 9 इंटू 10⁻9, e की जगह क्या रख दोगे बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻−19, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31, h की जगह 6.626 10⁻34। ये सारे वैल्यूज को जैसे आप रखोगे और इसे सॉल्व करोगे, तो ये पूरा कांस्टेंट सॉल्व होके एक वैल्यू देता है, दैट इज, माइनस तो अपनी जगह पर रखेंगे ना, -2.18 इंटू 10⁻−18। ओके, ये 18 है, 2.18 इंटू 10⁻−18, और ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये बाहर रहेगा। और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर मैं सारे वैल्यूज को एसआई के टर्म में लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू जो होगा किस यूनिट में आएगा? जूल में। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर इस जूल को आप लोग अर्ग में कन्वर्ट करोगे, 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना होगा? -2.18 इंटू 10⁻11 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और ये क्या चीज में आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा रिजल्ट अपना अर्ग में। दिस इज इन अर्ग। अगर बच्चों ये चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप लोगों को कन्वर्ट करना हो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻−19, यानी कि इस पूरे वैल्यू को, इस वाले को, जूल वाले वैल्यू को अगर आप डिवाइड करते हो किससे? कितना? 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट देगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे, यानी कि इस पूरे वैल्यू को अगर 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करते हो, तो ये वैल्यू आ जाएगा -13.6, और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो रहेगा ही, और ये पूरा चीज जो आ जाएगा किस यूनिट में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4th ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन। 4th ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन में तो क्या निकालोगे? 4th ऑर्बिट है तो n की जगह 4 कर दोगे, और Li2+ के लिए Z का वैल्यू कितना होगा? 3। तो ये वैल्यू पुट करो, E इक्वल्स टू क्या होगा? -2.18 इंटू 10⁻−18, और क्या होता है? Z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। Z की जगह क्या रख दोगे? 3 स्क्वायर बाय n की जगह 4 स्क्वायर। तो जो भी आ जाएगा इतना जूल। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, तो कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं? काफी आसान होता है। यहाँ पर 2-4 बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो अभी तक आप लोगों ने रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला वगैरह देखा या डेरिवेशन देखा,
तो ये डेरिवेशन वगैरह बेसिक लेवल की पढ़ाई में अपने को नहीं पढ़ना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर पढ़ाया हूँ। बाकी आप लोग नोट्स में भी देखोगे ना, तो ये सारा डेरिवेशन वगैरह का डिस्कशन कहीं भी नहीं है। आप लोग इन चीजों को अगर लिखना चाहो तो खुद से अपने नोट्स में लिख भी सकते हो, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पर अच्छे से समझो और नोट्स में आप लोग खुद से डिराइव करो द वैल्यू ऑफ रेडियस, द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन ऑर्बिट ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम या आयन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन जो है वो किन चीजों पर बनता है? तो क्वेश्चन तो सीधा फॉर्मूला जो मैंने अभी डिराइव करके आप लोगों को दिखाया ना, बस उन सारे फॉर्मूलाज को एक जगह हम लोग लिख कर रख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू लिखते हैं, उसके नीचे हम लोग रेडियस का वैल्यू लिखते हैं और उसके नीचे एनर्जी का वैल्यू लिखते हैं। बच्चों सच बताऊं तो मुझे भी याद नहीं है इस वेलोसिटी का या रेडियस या एनर्जी का वैल्यू, ये मैं भी खुद से डिराइव कर लेता हूं। क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए ना मुझे इतना टाइम लगा, अगर मुझे खुद बनाना रहे तो मैं 2 मिनट में इसे खुद से बना लेता हूं। सबसे पहले बता, रेडियस का वैल्यू जो था वो कितना था, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k z स्क्वायर m, n स्क्वायर बाय h स्क्वायर, यहाँ पर लिख रहा हूँ रेडियस का वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k z स्क्वायर m। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड 4 पाई स्क्वायर k z स्क्वायर m, सही है ना, 4 पाई स्क्वायर k z स्क्वायर m। तो ये जो है रेडियस का वैल्यू है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी का वैल्यू। वो भी कैसे हम लोग देखते हैं, 1 मिनट में देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी का वैल्यू क्या था, 2 पाई k z स्क्वायर बाय NH, ठीक है, 2 पाई k z स्क्वायर बाय NH। तो अभी के अभी आप लोग भी याद करो, 2 पाई k z स्क्वायर बाय NH, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को वेलोसिटी का वैल्यू याद हो गया। और एनर्जी का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने डिराइव करा था, और वो एनर्जी का वैल्यू क्या था, -4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर E4m माइनस 4 पाई, सॉरी वो नहीं था, ये ऊपर वाला, -4 पाई स्क्वायर, ये वाला -4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर E4m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। इसे मैं लासो टूल से सेलेक्ट करने की कोशिश भी करता हूं, देखो। तो ये देखो बच्चों, एनर्जी का वैल्यू हम लोग वहां से सेलेक्ट करके ले आए। तो बताओ, तो ये वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को याद हुआ, और इसे याद करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट समय ले लेते हैं। v इक्वल टू 4 पाई k z स्क्वायर बाय NH, r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई स्क्वायर k z स्क्वायर इंटू m, और टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर E4m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। लेकिन अगर आप लोग याद कर लिए हो तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसका बुरा मत मानना आप लोग, कि इन सारे फॉर्मूलाज का कोई खास इस्तेमाल नहीं है। इन सारे फॉर्मूलाज को मैं इसलिए याद नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं 2 मिनट में डिराइव कर लेता हूँ। इस्तेमाल किस चीज का है, तो इस्तेमाल है कि ये जो वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग 2.19 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन याद रखते हैं, क्या किस यूनिट में, मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा जरूरत होता है फॉर क्वेश्चंस को बनाने में। रेडियस का ये फॉर्मूला 0.0529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाई जेड, ये जो फॉर्मूला होता है रेडियस को के वैल्यू को निकालने के लिए, ये फॉर्मूला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और एनर्जी इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये जूल में। उसी तरह से -2.18 इंटू 10⁻⁻11 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर अर्ग में, और इसी तरह से -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस फॉर्मूला का भी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। यानी कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन 3 फॉर्मूला को बेहतर तरीके से याद रखना है, और उसमें भी इस वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, सॉरी यानी कि वैल्यू की इंपॉर्टेंस तो देंगे, लेकिन उससे ज्यादा भूलता क्या है ना बच्चा, कि ये जेड बाई एन होगा वेलोसिटी में, ये रेडियस में एन स्क्वायर बाई जेड होगा, यहाँ एनर्जी में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा। ये सारा चीज बच्चा भूल जाता है, तो इन चीजों को बच्चों आप लोग नहीं भूलना।
आईआईटीज वगैरह में एक क्वेश्चन जो होता है अक्सर पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन होता है यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एनर्जी का डेरिवेशन करा था ना, उस एनर्जी के डेरिवेशन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। उस एनर्जी के डेरिवेशन में आप लोगों को याद होगा कि ये जो टोटल एनर्जी होता था ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था, और ये जो वैल्यू है ये पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू को पुट करने के बाद, वैल्यूज को जब हम लोग पुट कर लिए तो यहाँ पर अपने को नजर आया, ये क्या नजर आया बच्चों हम लोगों को, यहाँ पर ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये जो है बच्चों ये है काइनेटिक एनर्जी। फिर से मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना हाईलाइट करके। ये जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है ना 4π² k²z²e4/m, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये 1/2 लेकर ये पूरा जो है ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जितना को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया ना येलो कलर में, तो वो हाईलाइट यहाँ येलो कलर में इस साइड जितना है इस साइड भी उतना ही है। आप लोग गौर से देखो, येलो कलर में यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया और यहाँ पर जो हाईलाइट किया दोनों एक ही है। तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बताओ तो ये टोटल एनर्जी, यहाँ पर छोटा सा पहले लिखता हूँ फिर अलग से बड़ा लिखूंगा। तो ये टोटल एनर्जी जो है, ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स और प्लस x/2 के बराबर है ना। ये जो है इस पूरे को अगर हम लोग x मान लिए तो ये आगे माइनस लगाया तो माइनस ऑफ एक्स, और इधर क्या कर दिया प्लस x/2। अब इसे अलग जगह प्लेन जगह पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो टोटल एनर्जी है, ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा -x के बराबर था, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो था वो x/2 के बराबर था। और यहीं से कई सारा आईआईटीज का क्वेश्चन वगैरह बन जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि टोटल एनर्जी बटे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट। तो बताओ तो इसका आंसर आप लोग मुंह जबानी बताओ। टोटल एनर्जी की जगह क्या रख दोगे बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगा -x/2 आएगा ना टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की जगह रख देते हैं -x/2 और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, माइनस ऑफ एक्स। तो देखो तो 1/2 आया कि नहीं, तो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। कितना आसान है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह से जैसा मैंने आप लोगों को बताया ऐसा अगर आप लोग सोचोगे तो ही इजिली बना पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, पूछता है टोटल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ। टोटल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी, देखो कितनी आसानी से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। टोटल एनर्जी जो होगा वो होगा कितने के बराबर बच्चों, -x/2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितने के बराबर है बच्चों, x/2। तो दिस इज इक्वल टू -1 के बराबर, एंड दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से कितने के बराबर है बच्चों, -x, और डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितने के बराबर है, दैट इज x/2। तो इसको जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये -2 के बराबर आएगा। तो ये जब हम आप लोगों को ई सीरीज और एम सीरीज भेजेंगे ना, ई सीरीज और एम सीरीज, ई सीरीज मतलब इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बैंक और एम सीरीज मतलब मेडिकल वालों का क्वेश्चन बैंक, दोनों तरह के व्यक्तियों को बनाना है, हर तरह के स्टूडेंट को दोनों बनाना है, असाइनमेंट का ही हिस्सा है ये। तो उसमें देखोगे ना इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेगा। ये भी मिलेगा, उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी बटे टोटल एनर्जी। तीन तो मैंने इसलिए बताया कि आप लोग परफॉर्मा समझो कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इन तीन फॉर्मूलाज के आधार पर। ये तीन फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने देखा ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इन तीनों फॉर्मूला पर आधारित एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी का वैल्यू अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोग वेरी गुड स्टूडेंट, और नहीं भी याद करते हो तो आप लोग को डेरिवेशन जानना चाहिए कि अगर नहीं भी आता है तो खुद से हम लोग बना लें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो उसमें पूछ रहा है कैलकुलेट radius, velocity and energy of electron present in, A जो है उसमें बोल रहा है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें बोल रहा है ग्राउंड स्टेट ऑफ B3+ आयन।
ग्राउंड स्टेट का मतलब हम लोग समझते हैं बाद में। अभी थर्ड ऑर्बिट है तो जल्दी से बच्चों बताओ तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 क्वेश्चन में दे दिया यार, हाइड्रोजन एटम जैसे दिया ना, तो जेड का वैल्यू आप लोगों को कितना दे दिया, 1। तो इस आधार पर अगर आप लोगों से रेडियस पूछा जा रहा है, रेडियस इक्वल टू 0.0529 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू n स्क्वायर बाय जेड, तो n की जगह 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। जो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ ना, तो आप लोगों को लगता है कि वाह कितना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि फॉर्मूला अगर आप लोगों को अच्छे से याद नहीं है तो आप लोग नहीं बना पाओगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है 2.19, कभी कभी 2.18 भी बुक में लिखा हो रहता है, लगभग बराबर ही है, इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन। तो जेड की जगह क्या होता है 1 और बाई एन की जगह क्या होगा 3, तो इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी तरह एनर्जी पूछेगा तो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, इतना जूल। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। अब जो है दूसरा क्वेश्चन जो ग्राउंड स्टेट के लिए पूछ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट मतलब एन का वैल्यू 1 हो गया और बेरिलियम है तो उसके लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो अब यही तीन चीज हम लोग निकाल रहे हैं, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। ठीक है ना, तो रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। रेडियस इक्वल टू 0.0529 इंटू 10 टू द पावर -10 एन स्क्वायर बाई जेड, एन कितना है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड कितना है 4, तो जो भी हो जाए इतना मीटर। वेलोसिटी इक्वल टू 2.19, कई बुकों में 2.17 या 2.18 भी दिख जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन, जेड कितना है 4 डिवाइडेड बाई 1, जितना हो जाए मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर जो कि 16 के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर जो कि इतना ही रहेगा और इतना जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता तो ये कितना होता -13.6 इंटू 4 स्क्वायर बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रिजल्ट एक ही आता है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एनर्जी का अलग अलग कन्वर्जन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, और उन चीजों को मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि याद हो जाए। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। याद करो, मैं बार बार दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि याद होते जाए आप लोगों को। उसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इसी तरह 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। तो उल्टा करके अगर हम लोग देखेंगे तो बताओ तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 1 बाय 4.186 कैलोरी। इसी तरह 1 जूल इज इक्वल टू 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 बाय 101.3 एटीएम लीटर। ये सब एनर्जी का यूनिट है, और भी कई सारा यूनिट होता है, लेकिन सामान्य तौर पर केमिस्ट्री में हम लोगों को इतना इस्तेमाल में बार बार आएगा। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं रीजन ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के नेगेटिव वैल्यू का क्या वजह होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, या फिर -2.18 इंटू 10 टू द पावर -11 अर्ग, या फिर हम लोग -13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, कब, जब एन का वैल्यू 1 रहे और जेड का वैल्यू 1 रहे। तो लेकिन कुछ भी रहे, एन का वैल्यू कुछ और भी रहे, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है उसमें हमेशा निगेटिव साइन रहेगा ना। तो वो निगेटिव साइन क्यों रहता है, इस बारे में हम लोगों को समझना, उसका रीजन हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग जानो कि एनर्जी ऑफ बाइंडेड सिस्टम, कि बाइंडेड सिस्टम का एनर्जी जो होता है इज ऑलवेज नेगेटिव। कि बाइंडेड सिस्टम होता है कि जैसे एक बॉडी और ये दूसरा बॉडी है, दोनों एक दूसरे से बंधा हुआ, यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस परिस्थिति में टोटल एनर्जी जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे कि पूछा जाए कि ये पृथ्वी है
और इस पृथ्वी पर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो बोला जाएगा कि इस आदमी का जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है दिस इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो याद रखना कि अगर इस आदमी का एनर्जी पॉजिटिव रहता ना, तब तो आदमी फ्लू अवे, ठीक है ना। लेकिन आदमी तो उड़ नहीं जाता है, पृथ्वी से दूर भाग नहीं जाता है, ये आदमी तो हमेशा पृथ्वी से बंधा हुआ रहता है। इसका मतलब है आदमी का टोटल एनर्जी निगेटिव है, यानी कि हम तुम जितने लोग हैं यहाँ पर, हम सभी लोगों का टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव होता है। दरअसल जब हम लोग अर्थ के सरफेस से कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं, जैसे ये रॉकेट है, इसे हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर लॉन्च करते हैं रॉकेट, तो उसमें करते क्या है ना कि अर्थ, जैसे कि मान लें इस रॉकेट का टोटल एनर्जी अर्थ के सरफेस है -x जूल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रॉकेट को +x जूल से ज्यादा एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसको जैसे x जूल है तो x + 1 जूल जैसे एनर्जी इस रॉकेट को दोगे, तो इस रॉकेट का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, -x + x + 1, जैसे मान लो दे दिए तो +1 हो गया, पॉजिटिव एनर्जी हुआ ना, तो पॉजिटिव एनर्जी होगा तभी ये अर्थ के सरफेस से बाहर निकल पाएगा। जैसे कि आप लोग देखो कि ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पर कोई पत्थर रखा हुआ है, तो इस पत्थर का टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव है, और मान लेते हैं -10 जूल है। तो हम लोग करते क्या है, पत्थर को बाहर फेंकते हैं अंतरिक्ष की तरफ, लेकिन हम लोग +1 जूल से फेंकेंगे, +1 जूल से फेंकेंगे ना, तो टोटल एनर्जी -10 + 1 कितना हो जाएगा, -9, निगेटिव ही रहेगा, तो वो कुछ दूर ऊपर जाएगा फिर रिटर्न बैक आ जाएगा। थोड़ा और एनर्जी दोगे, इसको +2 जूल से ऊपर फेंक, तो भी इसका टोटल एनर्जी -10 + 2 कितना, -8 ही रहेगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा लेकिन वापस आएगा। इसको -10 जूल है तो -10 जूल है इसका टोटल एनर्जी, तो इसे आप लोग +8 जूल भी दे दोगे तो ये इसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, -2 जूल, तो भी पत्थर बहुत ऊपर जाएगा लेकिन रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस। लेकिन ये पत्थर कब अर्थ के सरफेस से बाहर जाएगा, जब इसे 11 जूल एनर्जी दोगे ना, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बना लोगे टोटल एनर्जी इसका, कि पहले से इसका एनर्जी कितना था -10 जूल, और अब आप लोग +11 जूल एनर्जी दे दिए, तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव हुआ ना, तो इस परिस्थिति में पत्थर जो है फ्लू अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बेसिक कहानी है कोई भी बाइंडेड सिस्टम का। तो चूंकि एटम के अंदर, अब तो हम लोगों को एटम की बात करना है, तो एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस से बाइंडेड होता है। दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फ्लू अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ या ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, दैट्स व्हाई द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज निगेटिव। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन था, ये था एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 क्या था बच्चों, कि सिंस इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड to the nucleus of any atom, that particular atom, that's why the total energy of electron in any atom is negative। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, जिसे हम लोग एक्सप्लेनेशन 2 बोल देते हैं, यानी कि क्यों इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव होता है। तो इस बात को अच्छे से समझना, ये हर जगह आपको काम देगा, ये फिजिक्स वगैरह में भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है। अभी आप लोग बताओ कि ये एक चार्ज है, ये चार्ज जो है +10 जूल है, ठीक है, ये दूसरा चार्ज है, ये भी +10 जूल है। तो बताओ तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं केस 1 में करते हैं मूव क्लोजर, इसे हम लोग एक दूसरे के करीब ले जा रहे हैं, इस दोनों चार्ज को एक दूसरे के तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। और केस 2 में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों चार्ज को मूव अपार्ट मतलब इस दोनों चार्ज को एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना कि केस 1 में जब हम इन दोनों चार्ज को एक दूसरे के करीब ले जा रहे हैं, तो मूव क्लोजर करने का क्या मतलब, एक दूसरे के करीब जैसे ले जा रहे हैं, तो बताओ तो फोर्स के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि दोनों सेम चार्ज है तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती इन दोनों को पकड़ के करीब ले जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि इन दोनों को फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, यानी कि मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। और इसमें क्या कर रहे हैं, मूव अपार्ट, यानी कि ये दोनों चार्ज तो खुद ही एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और हम लोग कर क्या रहे हैं कि रिपेल कर रहा है और इसको दूर ले जा रहे हैं, यानी कि हमको थोड़े ना काम करना पड़ेगा, ये खुद एक दूसरे से दूर चलते चले जा रहे हैं, यानी कि मूव
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल है, जो कि कभी गलत नहीं होगा। वो ये कि जब दो बॉडी को आप लोग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओगे तो यहाँ पर एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, और अगर केस 2 में फोर्स के डायरेक्शन में ले जाओगे तो एनर्जी डिक्रीजेस। याद रहेगा आप लोगों को, यहाँ पर इस बात को हमेशा याद रखना। फिर से समराइज करके लिख जाते हैं कि अगर हम लोग फोर्स, यदि दो चार्ज पर या दो बॉडी पर कहीं भी फोर्स लग रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो एनर्जी घटेगा। एनर्जी घटेगा कब? जब हम लोग फोर्स के तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग फोर्स के अपोजिट जाएंगे, यानी फोर्स जिधर लग रहा है उसके विपरीत दिशा में जाएंगे, तो एनर्जी जो है हमेशा बढ़ेगा। और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं अर्थ का सरफेस है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? अर्थ का सरफेस। ये पत्थर है, ठीक है। ये पत्थर अभी जो है दिस इज स्टेट 1, अभी पत्थर यहाँ पर था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पत्थर को ले जाते हैं ऊपर। किस दिशा में ले जाते हैं? ऊपर। अब जो पहले पत्थर यहाँ था, पत्थर को उठा के हम लोग ऊपर ले गए, बताओ तो एनर्जी बढ़ जाएगा घट जाएगा? पत्थर पर फोर्स किधर लग रहा था? नीचे लग रहा था। लेकिन हम पत्थर को ले जा रहे हैं किधर? ऊपर, क्योंकि पृथ्वी जो है पत्थर को अपनी ओर खींचेगा, तो पत्थर पर फोर्स जो है वो किधर लग रहा था बच्चों? नीचे। लेकिन हम लोग जो है पत्थर को किधर ले जा रहे हैं? ऊपर, यानी कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो इस परिस्थिति में एनर्जी जो है पत्थर का बढ़ जाएगा। लेकिन पहले पत्थर मान लो यहाँ पर था, और अब जो है पत्थर को हम लोग नीचे ले गए, यहाँ पर ले गए, तो बताओ तो पत्थर पर फोर्स लग रहा था किधर? नीचे की तरफ, और हम लोग फोर्स के डायरेक्शन में ही चले गए, तो इस परिस्थिति में ये जो पत्थर है ना, उसका एनर्जी जो है वो घट जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट, फोर्स के डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे तो एनर्जी घटेगा, और फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। ओके, एक और एग्जांपल से समझाते हैं। ये समय क्यों दे रहे हैं इस पर? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमको भी लगेगा, और फिजिक्स में भी कई सारे चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। और कॉन्सेप्ट क्या है? मामूली सा बात है, अगर आप लोग समझ गए तो जिंदगी भर याद रहेगा। यहाँ पर दो चार्ज हम लोग लिख रहे हैं फिर से, ये -2 कूलम, और ये दूसरा चार्ज जो है ये +5 कूलम, ठीक है ना। दोनों अपोजिट चार्ज है। तो अभी बताओ कि इस पर फोर्स जो है किधर लग रहा होगा? अपने अट्रैक्ट कर रहा होगा ये दोनों एक दूसरे को, कि रिपेल कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अब बताओ, अगर हम लोग अभी, ये था केस 1, अभी था यहाँ पर चार्ज, जहां था वहीं था। अब हम लोग केस 2 में इस चार्ज का दूरी अभी था 10 मीटर। अब हम लोग क्या किए, इस चार्ज को दूर लेके चले गए, यहां लेके चले गए। अब चार्ज के बीच का दूरी हो गया 15 मीटर। तो बताओ कि यहां से यहां लाने में -2 कूलम को, 5 कूलम को, बताओ तो फोर्स के डायरेक्शन में जाना पड़ा कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में? फोर्स इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन हम इन दोनों को दूर ले गए, तो इस परिस्थिति में एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। यानी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में गए तो एनर्जी बढ़ जाएगा। अब हम लोग केस 3 देखते हैं। अब हम करते क्या है कि अभी जो दो चार्ज था, उन दोनों चार्ज को एक दूसरे के बिल्कुल करीब ले गए, करीब ले गए, तो अब इसके बीच का दूरी हो गया 5 मीटर। यहाँ पर था -2 कूलम और यहाँ पर था +5 कूलम। तो बताओ तो जैसे करीब ले जाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ इस स्थिति में लाएंगे, तो फोर्स के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में क्या होगा बच्चों? इस परिस्थिति में एनर्जी घट जाएगा, एनर्जी डिक्रीज है। यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी घटेगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। बस इतना सा बात तो समझाना था। अब हम लोग आते हैं उसी बात पर। आप लोग भूल गए होंगे कि पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज नेगेटिव। तो उसे हम लोग समझते हैं कि ये जो है कोई एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो है ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रहना है। लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से r डिस्टेंस है, यहाँ पर नहीं है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच कोई इंटरेक्शन होगा क्या? तो जवाब दोगे नो इंटरेक्शन, कि अभी इस स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच नो इंटरेक्शन, क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इस स्थिति में टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 0। जब दो पार्टिकल के बीच कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 0। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन स्लोली मूव करता है किस तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। ये धीरे धीरे किस तरफ मूव कर रहे हैं? ये धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को मान लो
न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है किधर मूव कर रहा है, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो होता है फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में मूव करते 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 जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, तो बताओ तो इस परिस्थिति में पहले इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कितना था, 0, और फोर्स के डायरेक्शन में जाने पर एनर्जी घटता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो 0 से एनर्जी घटते 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 जो भी कुछ होगा सब निगेटिव वैल्यू होगा कि नहीं होगा। पहले एनर्जी जो था इलेक्ट्रॉन का था 0, ऊपर जाएंगे तो प्लस 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 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फोर्स के डायरेक्शन में जाने पर घटते गया तो -1 -2 -3, तो जो भी होगा यहाँ पर आने पर इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी जो होगा वो कितने के बराबर होगा बच्चों, निगेटिव। तो अब एक बार समराइज करके देख लेते हैं, और वो समराइजेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है टोटल एनर्जी वो निगेटिव होने का 2 तरह का एक्सप्लेनेशन मैंने बताया। पहला एक्सप्लेनेशन ये था कि चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस से बाइंडेड होता है इन एनी एटम, और बाइंडेड सिस्टम का टोटल एनर्जी जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज ऑलवेज निगेटिव। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फार अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम देन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, बट व्हेन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस the electron move in the direction of nucleus and will reside in a certain circular orbit. Then in this manner, since electron move in the direction of force, that's why the total energy of electron decreases from 0 to some negative value। ठीक है ना, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी जो होता है वो कितने के बराबर होता है बच्चों, निगेटिव वैल्यू के बराबर। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप लोग जानो कि कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम या आयन है, ये कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम या आयन है, तो उसके बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर ले जाने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड to remove an electron completely from the outermost orbit of any atom or ion is called ionization energy of that particular एटम या आयन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहली बात तो हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए पढ़ रहे हैं ना, कि हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है जैसे हाइड्रोजन, Li2+, He+, B3+ वगैरह हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। तो उसमें मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन का अभी टोटल एनर्जी कितने के बराबर है, -2.18 इंटू 10 to the power -18 Z²/n²। याद है बच्चों, इतना जूल जो है इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, टोटल एनर्जी, जो कि निगेटिव है। और ये निगेटिव साइन बच्चों दर्शाता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस से बाइंडेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि एटम से बाहर निकाल लेना है, तो बताओ तो इस इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी को हम लोगों को क्या बना देना होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव बनाना होगा। तो बताओ तो मिनिमम एनर्जी कितना देना होगा कि टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाए। मिनिमम एनर्जी देना होगा 2.18 इंटू 10 to the power -18 Z²/n²। ठीक है ना, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना था और हम लोग इतना एनर्जी दे देंगे, तो बताओ तो टोटल एनर्जी 0 हो गया, और इससे थोड़ा ज्यादा देंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल या एटम की नहीं, तो इस वजह से इसे ही हम लोग सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, +2.18 इंटू 10 to the power -18 और Z²/n²। तो उसे भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर Z²/n²। लुक यूनिट क्या होगा बच्चों, जूल। इसे आर्ग में लिखोगे तो +2.18 इंटू 10 to the power -11 Z²/n², आर्ग भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं, और वो कितना होगा,
13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो हो गया बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? तो आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन जो है बच्चों वो कैसे पूछता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है पूछेगा कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस आयन, बोलेगा He प्लस आयन का आयनाइजेशन एनर्जी निकालो। तो आयनाइजेशन एनर्जी He प्लस आयन के लिए क्या होगा, जेड के जगह आप लोग रख दोगे 2, एन का तो वैल्यू यहाँ रखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये आयनाइजेशन एनर्जी का परफेक्ट वैल्यू नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट बोल दिया तो एन का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 1। तो बताओ तो यहाँ पर से हर जगह हम लोग n के हटा देंगे कि नहीं, n का वैल्यू 1 है तो n को हर जगह हटा देंगे कि नहीं। तो ये जो फॉर्मूला होगा आयनाइजेशन एनर्जी का उसमें n के जगह हम लोग क्या रख देंगे 1। तो यहाँ n इज इक्वल टू आप लोग क्या यूज करोगे 1। तो बताओ तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। ओके, तो जो भी वैल्यू आ जाएगा दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस आयन। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आप लोगों को पेश कर दिया जाएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना। पूछेगा कि He प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा He2 प्लस प्लस ही। तो बोल रहा है इस रिएक्शन के दौरान कितना एनर्जी का लेना देना होगा। ऑब्वियस ही बात है, यही तो आयनाइजेशन। He प्लस मतलब क्या कि इसके न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन था और He2 प्लस मतलब क्या कि इसके न्यूक्लियस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग हटा दिए। तो कोई भी एटम से या आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगता है उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं ना। यानी कि ये जो डेल एच आप लोगों से पूछ रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप लोगों से सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, जो कि होगा प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 और He प्लस के लिए है तो इसका जेड का वैल्यू क्या होगा 2 का स्क्वायर एंड दिस इज द रिजल्ट। एन का वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग कितना लेते हैं 1। ये तो सीख गए आप लोगों ने, क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन में ही लिखा रहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट मतलब एन का वैल्यू 1। अब बच्चों लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में आते हैं और वो है रीजन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, रीजन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अगर बच्चों आप लोगों के एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाले लेक्चर की याद दिलाऊं तो उसमें क्या था कि व्हेन एनी गैसियस एलिमेंट, इस कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब है और उसमें हम लोगों ने गैसियस एलिमेंट रख रखा है। तो व्हेन एनी गैसियस एलिमेंट इज एक्साइटेड बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिक स्पार्क और हीट और बाय एनी अदर मींस, देन some radiations is emitted from these gaseous element, and when these radiations, a narrow beam of these radiations is passed through a slit and will pass through a prism, then these radiations will split up into electromagnetic wave of different wavelength। ये बढ़ जाता है different wavelength के electromagnetic wave में। When these electromagnetic waves are obtained on a pattern, then the pattern of these electromagnetic waves after dispersion of narrow beam of this particular ray is called atomic spectrum, and we found this atomic spectrum is actually discontinuous spectrum, and in this discontinuous spectrum there are large number of lines appear as electromagnetic waves that are separated by dark bands. That's why this spectrum are also called line spectrum. The lines, the pattern of lines in this line spectrum are called atomic spectrum, depends upon the nature of the gas, the identity of the gas present in the discharge tube. That's why atomic spectrum is actually identity or called fingerprint of the element, कि यानी कि जो एलिमेंट है हर किसी एलिमेंट का ये पैटर्न ऑफ लाइंस जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ा था कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम अपने को देखने को मिलेगा उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या नाम देते थे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कई सारा सीरीज ऑफ लाइन था, याद होगा कि कुछ सीरीज ऑफ लाइन, फिर कुछ सीरीज ऑफ लाइंस, फिर कुछ सीरीज ऑफ लाइंस,
फिर कुछ सीरीज ऑफ लाइंस, फिर कुछ सीरीज ऑफ लाइंस, फिर कुछ सीरीज ऑफ लाइंस, था ना। तो ये सबसे पहले सीरीज ऑफ लाइन को जो सबसे नीचे रहता था, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसे हम लोग क्या बोलते थे, लाइमन। उसके ऊपर वाले को बामर, उसके नीचे ऊपर वाले को पास्चन, उसके नीचे वाले को ब्रैकेट, उसके नीचे ऊपर वाले को पफन, और सबसे ऊपर वाले को हमफ्राइज। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है नीचे ज्यादा होता था, एनर्जी भी नीचे ज्यादा, लेकिन वेवलेंथ जो है बच्चों वो किधर ज्यादा होता था, वेवलेंथ जो है वो ऊपर सबसे ज्यादा होता था, ठीक है ना। तो ये सब जो था वो क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कहानी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को उस स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पढ़ना, उस स्पेक्ट्रम के बारे में तो मैंने डिक्टेटिव मैनर में ऑलरेडी आप लोगों को समझा लिया है या पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में, ओके। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पर बच्चों हम लोगों को पढ़ना है रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटॉमिक स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एग्जांपल के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस ही ले लेते हैं और मानते हैं ये देख लो कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारा ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। बोलोगे सर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो पहले ही ऑर्बिट में रहता है, तो इतना ऑर्बिट लिख क्यों रहे हैं, हाइड्रोजन में इतना ऑर्बिट थोड़ी ना रहता है। बिल्कुल रहता है, ऑर्बिट जो है इनफाइनाइट ऑर्बिट रहता है, लेकिन इस्तेमाल भले ही इनफाइनाइट ऑर्बिट का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस्तेमाल जो है इनफाइनाइट ऑर्बिट का नहीं होता है, लेकिन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट रहता है, इस्तेमाल किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, पहला ऑर्बिट है कि नहीं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। इन चीजों को बताने के लिए एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं। याद होगा बोर्स हाइपोथेसिस का जो सबसे अंतिम बात था कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है तो जितना ज्यादा एनर्जी होता है उतना कम स्टेबल, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल में रिटर्न बैक होगा तो उस दौरान ये रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर एमिट करेगा, और ये रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी डेली जो होता है वो एक्चुअली E2 माइनस E1 के बराबर होता है। यानी कि इस ऑर्बिटल का ऑर्बिट का एनर्जी E1 है, इस ऑर्बिट का एनर्जी E2 है, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है क्या चीज, डेल E, ओके। तो इन चीजों के बारे में बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वो हाइपोथेसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, जो भी कुछ, तो उन चीजों में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, मान लो कि हाइड्रोजन एटम है तो इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, इलेक्ट्रॉन तो बच्चों ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही है, ये दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये रेड से दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ग्राउंड स्टेट में, लेकिन मान लो कि ये जो याद है ना डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस था उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक स्पार्क या हीट दिए, वो किए क्या कि जैसे हम लोग हीट वीट या किसी भी फॉर्म में एनर्जी दिए, इसमें बहुत सारा एटम है, हर एक एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक सारा हाइड्रोजन, बहुत सारा हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है। लेकिन जैसे हीट एनर्जी दिए तो अलग अलग एटम अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी में रिसीव करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। किसी में थोड़ा एनर्जी रिसीव किया तो n बराबर 1 से n बराबर 5 में गया, किसी में और ज्यादा एनर्जी रिसीव किया तो n बराबर 1 से n बराबर 7 में चला गया, किसी में और ज्यादा एनर्जी रिसीव किया तो n बराबर 1 से n बराबर 1 लाख में चला गया। मतलब बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। दरअसल यहाँ कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम होते हैं 10 टू द पावर 23 के रेंज में। तो जैसे हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इतना एनर्जी रिसीव करके ये 10 टू द पावर 3 जो भी है, इतना एनर्जी रिसीव करके ये सारा का सारा अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे हायर एनर्जी लेवल में जंप कर गया तो वहां वो नॉट स्टेबल, अनस्टेबल, तो जिस वजह से ये इंस्टेंटेनियसली रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट, कि ये तुरंत से ये इलेक्ट्रॉन कहां पर वापस लौटता है, ग्राउंड स्टेट में। जान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 2 3 4 5 पांचवें एनर्जी और लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर गया था। अब पांचवें एनर्जी लेवल से में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है तो इसको ग्राउंड एनर्जी लेवल में वापस आना है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सीधे ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाए, लेकिन जैसे हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो वाजिब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा ना। या फिर क्या हो सकता है कि पांचवें से पहले चौथे में आया
तो चौथे से फिर आया पहले में, तो क्या होगा कि पांचवें से चौथे में आने के दौरान कुछ एनर्जी ये एमिट किया होगा और फिर चौथे से पांचवें में आने में फिर कुछ एनर्जी एमिट किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पांचवें से तीसरे में आया होगा, फिर तीसरे से दूसरे में आया होगा, दूसरे से पहले में आया होगा, तो इस दौरान 3 तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एमिट किया होगा। यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत सारा है। फिर से बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें अलग अलग एलिमेंट है, एटम है 10⁻23 के रेंज में। जब हम लोग इसको एनर्जी दिए किस तरह से, बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिक स्पार्क और बाय हीट, तो अलग अलग एटम का इलेक्ट्रॉन अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग एनर्जी लेवल में जंप कर गया ऊपर। लेकिन ऊपर में एक हायर एनर्जी लेवल में वो अनस्टेबल था, तो ऑब्वियस सी बात है वो तुरंत से रिटर्न बैक होगा ग्राउंड स्टेट में। तो जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो वाजिब है हर ट्रांजिशन के बाद कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने को नजर आता है इस गैसियस एलिमेंट से निकलता हुआ, जिसको प्रिज्म से जब हम लोग पास कराते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बढ़ जाता है और वही लाइंस के रूप में एटॉमिक स्पेक्ट्रम में नजर आता है। क्लियर है बच्चों? तो होता क्या है कि यहाँ पर तो बहुत तरह का सीरीज ऑफ लाइन देखने को मिलेगा। क्यों बहुत सारा सीरीज ऑफ लाइन? क्योंकि अलग अलग ट्रांजिशन में 10⁻23 एटम में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो वही सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोगों को प्रिज्म से गुजरने के बाद अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइंस के रूप में नजर आता है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो फिगर बनाया ना, वो हम क्या बताए हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन सीधे ग्राउंड एनर्जी लेवल में जंप कर गया, या फिर हायर से सीधे ग्राउंड में, हायर कहीं से भी, यहां से दिख रहा है, हायर कहीं से भी सीधे ग्राउंड एनर्जी लेवल में जंप करे, तो जो सीरीज ऑफ लाइन अपने को देखने को मिलेगा ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? लाइमन सीरीज। इसी वजह से बच्चों होता क्या है कि लाइमन सीरीज की अगर हम लोग बात करें, लाइमन सीरीज की बात करें तो उसके लिए n1 का वैल्यू लेते हैं 1, क्योंकि हायर कहीं से भी आता इलेक्ट्रॉन कहां पर है? n बराबर 1 में। और n2 का वैल्यू क्या ले लेते हैं बच्चों जानते हो? क्योंकि 1 में आया कहां से? या तो 2 से आया, या तो 3 से आया, या तो 4 से आया, या तो 5 से आया। तो n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5 वगैरह हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बामर सीरीज। तो बाइमर सीरीज में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से मान लो सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप किया, ऊपर कहीं से आया, मतलब इंफिनिटी से इवन सीधे सेकेंड एनर्जी लेवल में अगर जंप करे, तो उस तरह के सीरीज ऑफ लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? बामर सीरीज। इसीलिए बामर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 2 होता है और n2 का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह होता है। पास्चन सीरीज की बात करें बच्चों, पास्चन सीरीज में ऊपर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आता है? तीसरे ऑर्बिट में। ऊपर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड एनर्जी लेवल में जंप करे, ऊपर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में जंप करे, तो जो सीरीज ऑफ लाइन हम लोगों को निकलेगा हर जगह से, जैसे ऊपर से नीचे आया, दिखा नहीं रहे हैं लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब निकलेगा ना हर ट्रांजिशन के बाद। तो उस सीरीज ऑफ लाइन के लिए हम लोग n1 का वैल्यू क्या लेंगे? 3 और n2 का वैल्यू 4, 5, 6, 7 वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट के लिए बच्चों अगर हम लोग बात करें, ब्रैकेट में क्या होता है? ऊपर कहीं से इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ एनर्जी लेवल में जंप करे, तो फोर्थ एनर्जी लेवल में जंप करे तो n1 का वैल्यू क्या होगा? 4 और n2 का वैल्यू 5, 6, 7 वगैरह होगा। पफंड के लिए बच्चों अगर हम लोग बात करें तो पफंड सीरीज में ऊपर कहीं से इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो n1 का वैल्यू 5 होगा और n2 का वैल्यू 6, 7, 8 वगैरह होगा। और हम्फराइज की बात करें तो ऊपर कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर सिक्स्थ एनर्जी लेवल में जंप करे तो n1 का वैल्यू 6 होगा और n2 का वैल्यू 7, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह होगा। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने सीखा कि अलग अलग सीरीज में लाइमन, बामर, पास्चन वगैरह में n1 का वैल्यू अलग अलग कैसे होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन में कितना तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल सकता है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस बोलो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो इन ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन, कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन मतलब कहीं ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कितना तरह का लाइंस निकलेगा उसकी बात। मान लो कि ये है n बराबर 1
और ये है n बराबर 2, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में था, तो n बराबर 2 से 1 में कितना तरह से आ सकता है? एक ही तरह से आ सकता है। और कोई ट्रांजिशन हो सकता है कि नहीं? इसमें एक ही तरह का ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। मान लेते हैं कि ये है n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में था और उसको आना है फर्स्ट में। कितना तरह से आ सकता है? या तो सीधे आ जाए, या तो यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां आए। तो बताओ, तो इस ट्रांजिशन में अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, इस ट्रांजिशन में अलग और इस ट्रांजिशन में अलग। तो कुल तरह कितने तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल सकता है बच्चों? 3 तरह का, है कि नहीं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन में 1 2 3 4, ठीक है, ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। तो आप लोग देखो 4 से लेकर 1 में कितना तरह से आ सकता है। ऐसा हो सकता है 4 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, इलेक्ट्रॉन कूद गया। या हो सकता है 4 से पहले 3 में आया फिर 1 में आया। ऐसा हो सकता है 4 से 3 में आया और 3 से 1 में आया। यहाँ क्या लिखा था? 4 से 2 और 2 से 1। ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 3 आया, 3 से 2 आया, 2 से 1 आया। इतना तरह से आ सकता है। तो बताओ तो कितना तरह का वेव निकलेगा? एक वेव निकलेगा 4 से डायरेक्ट 1 के ट्रांजिशन में। यहाँ एक वेव निकला, यहाँ पर एक वेव निकला, यहाँ एक वेव निकला, यहाँ एक वेव, यहाँ एक वेव और यहाँ एक वेव। तो कुल मिलाकर कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 और ये एक 6, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 6 तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नजर आता है। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक बार फिर से यहाँ बड़ा करके दिखा रहा हूं। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ था 4 3 2 1। तो देखो 4 से 1 में आया डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, तो एक वेव आया। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ गया और फिर यहाँ आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। तो बच्चों ध्यान देना कि इसको हम लोग एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह का ट्रांजिशन है ना, 4 2 3, तो इसे एक ही गिनती करना। उसी तरह ये दोनों को भी हम लोग एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रांजिशन भी एक ही तरह का है। तो ये एक ही एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो बताओ तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। तो इस वजह से यहाँ पर कितना तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिलता है बच्चों? 6 तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 बाय 2। देखो इस फॉर्मूला को कैसे हम लोग सेटिस्फाई कर लेते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान से अगर आप लोग देखो तो इस फॉर्मूला में है क्या कि n के जगह हम लोग लिखेंगे हायर एनर्जी लेवल, यानी कि 2। यहाँ पर 2 पुट करो, 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ 3 पुट कर दो, 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 होगा। 4 पुट कर दो, 4 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 6 आएगा। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ESPCTRAL, स्पेक्ट्रल लाइंस इन या ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिक्स्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट के सिक्स्थ एनर्जी लेवल से मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है ग्राउंड स्टेट में, तो उस दौरान कितना लाइन हम लोगों को मिलेगा? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 15। ओके, तो यानी कि यदि छठे एनर्जी लेवल से n बराबर 6 से इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड एनर्जी लेवल में आना है तो कुल मिलाकर 15 तरह का लाइन हम लोगों को देखने को मिलेगा। और वही लाइन वगैरह दरअसल स्पेक्ट्रम में हम लोगों को अलग अलग लाइंस के रूप में या अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में नजर आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग एनर्जी लेवल के ट्रांजिशन के बाद हम लोगों को मिलता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी वगैरह हम लोग कैसे निकालते हैं? तो आप लोगों को याद होगा कि मान लो ये है N1, ये है N2। N1 का
एनर्जी है E1 और N2 का एनर्जी है E2, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला इसका एनर्जी अगर डेल ई रहेगा तो डेल ई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, E2 माइनस E1। ये तो हम लोगों ने पिछले बोर्स हाइपोथेसिस में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पर नया क्या है, नया ये है कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया कि E1 और E2 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों हम लोगों को पता है E1 इज इक्वल टू कितना होगा, E1 is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square, z square by n1 square, सही है ना। इसी तरह से E2 का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n2 स्क्वायर, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं और वो फॉर्मूला क्या है, ये है डेल ई। तो बताओ तो डेल ई इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, E2 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, और माइनस E1 की जगह क्या रख देंगे, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये चीजें आप लोगों को अगर नजर आ रही हो तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस और माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, जो कि दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों जेड स्क्वायर को भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो जेड स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों डेल ई का फॉर्मूला आ गया प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, और ये जेड स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बाय n1 स्क्वायर बाय 1 बाय n2 स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला हम लोगों का जनरेट हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग करते क्या हैं कि यदि किसी ट्रांजिशन में जैसे कि बोल दे n बराबर 5 में इलेक्ट्रॉन आया n बराबर 9 से, मान लो ऐसे पूछता है ना कि n बराबर 9 से इलेक्ट्रॉन बराबर n बराबर 5 में आएगा, तो बताओ तो कितना एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा। तो यहाँ n1 की जगह 5 रख देंगे और n2 की जगह 9 रख देंगे, और जो भी एटम है जैसे हाइड्रोजन है तो Z का वैल्यू 1 रख देंगे, He प्लस है तो Z का वैल्यू 2 रख देंगे। तो बताओ तो ये डेली का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। और बच्चों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर रिलीज हो रहा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही ना एनर्जी है डेली, तो इस डेली को दिस इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव Sc बाय लैम्डा या h न्यू भी होता है, तो यहाँ पर हम लोग अगर Sc बाय लैम्डा पुट कर देते हैं डेली की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, सही है ना। तो अब Hc को उस साइड कर देते हैं, Hc को जैसे हम लोग उस साइड कर देंगे तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2.18 प्लस में इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय Hc इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, सही है ना। अब हम लोग फिर से और भी काम कर रहे हैं इस पर। इसमें काम क्या है कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, और Hc की जगह हम लोग लिख सकते हैं 6.626 10 टू द पावर माइनस 34, और C की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना। तो जैसे इस वाले मैथमेटिकल इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, और इसका यूनिट जो होगा पर मीटर के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को देखा देखा सा लग रहा होगा, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में रिड्ज इक्वेशन के रूप में जानते थे। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के जगह हम लोग कैपिटल R लिख सकते हैं, दैट इज एक्चुअली रिडबर्ग RYDBERG एफ एस कांस्टेंट। तो वाजिब है रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में अगर हम लोग इसी इक्वेशन को लिखेंगे तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर, सही है ना बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने क्या चीज का वैल्यू निकाल लिया, वेवलेंथ का। और ये हम लोग वेवलेंथ है किसका, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कि किसी ट्रांजिशन में रिलीज होता है। तो वहां पर मैंने ये फॉर्मूला सीधे लिख दिया था और बोला था कि इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे। तो यही है बच्चों उस फॉर्मूला का डेरिवेशन जो कि हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाले लेक्चर में देखे थे। लेकिन वहां पर ये जेड नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि हम लोग वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए देखे थे। रिसीव कर लियो क्या, यदि हम लोग फॉर हाइड्रोजन
फॉर हाइड्रोजन एटम देखें, यदि हम लोग हाइड्रोजन एटम देखें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू बच्चों कितना हो गया, 1 हो गया। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू जैसे आप लोग 1 पुट कर दोगे तो बताओ तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यही फॉर्मूला हम लोगों ने वहां देखा था, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। और ये फॉर्मूला किसी के लिए भी है, जैसे He+ रहेगा तो वहां पर जेड की जगह आप लोग सिर्फ क्या पुट कर लोगे, 2। जैसे Li2+ रहेगा तो जेड की जगह आप लोग क्या पुट कर लोगे, 3 वगैरह वगैरह। तो ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करने के पहले बताओ तो वेव नंबर का यूनिट क्या होगा। अगर आप लोग वहीं पर से याद हो तो 1/लैम्डा को ही तो हम लोग वेव नंबर बोलते थे। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस आर को क्या बोलते हैं बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता कितना है, 1.09677। तो यहाँ पर मेन फॉर्मूला तो क्या था, मेन फॉर्मूला था डेल ई। डेल ई इज इक्वल टू क्या था, डेल ई मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू प्लस 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सारा फॉर्मूला तो उसी से ना डिराइव हुआ है। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लिखते हैं, चूंकि डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो डेल ई की जगह अगर हम एच न्यू रख दें इस वाले फॉर्मूला में, तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2.18 इंटू 10⁻−18 जेड इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सही है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब h को हम लोग अपोजिट साइड रख देते हैं, तो h उधर जैसे कर दोगे तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाई h, और इंटू जेड तो अपनी ही जगह था 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बताओ तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2.18 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाई h की जगह क्या रख देंगे, 6.626 इंटू 10⁻−34 जेड इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बताओ तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा। इसको जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट होता है 3.29 इंटू 10⁻15, 3.29 इंटू 10⁻15 जेड इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला हो गया, क्या चीज का फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी का। और इन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग अब एक जगह लिख कर रख लेते हैं और याद करते हैं। फ्रीक्वेंसी का ये लिखा हुआ, ये इसे रहने देते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये क्या चीज का है, तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। ये डेली इज इक्वल टू प्लस 2.18 इंटू 10⁻−18 जेड इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी जो था ये हर्ट्ज में था। ये जो है बच्चों, ये इसका यूनिट क्या होगा, ये जूल में आएगा। ये रिजल्ट जो है वो जूल में देखने को मिलेगा। इसी तरह 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, आर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.09677 इंटू 10⁻7 जेड इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला है किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। और सेम फॉर्मूला वेव नंबर का भी होगा, 1.09677 इंटू 10⁻7 जेड 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखने पर ना ये सारा फॉर्मूला जब हम लोग भी पढ़ते थे ना तो बाप रे बाप कितना फॉर्मूला अपने को पढ़ना है। लेकिन बिलीव करो बच्चों, ये सारा फॉर्मूला याद हो जाता है अगर डेरिवेशन आप लोग अच्छे से याद रखते हो तो। बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स में ये सारा डेरिवेशन आप लोगों को शायद देखने को ना भी मिले। इन सारे डेरिवेशन को मैं एडवांस लेवल के लिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर समय देकर। आप लोग भी इन चीजों को सीखो, और अगर नहीं सीख रहे हो तो बार बार कॉपी में प्रैक्टिस करना, तो आप लोगों को ये सारी चीजें इजी लगने लगेंगी। थोड़ा थोड़ा मन में आता है कि वीडियो डिलीट हो जाएगा, वीडियो गायब हो जाएगा, तो फिर दोबारा अगर देखने की इच्छा होगी तो कैसे देखेंगे। अरे भैया कुछ नहीं है, मास्टर साहब तो जिंदा है ना, हम है ना। कभी भी आप लोगों को तकलीफ हो, अभी ना ऑफलाइन का परेशानी है, राहुल सर अगर फेमस है तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए ही फेमस है। अब मैं लास्ट में क्लास के बाद आप लोग 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा जितना क्वेश्चन पूछना होगा वहां पर पूछना, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। अभी जो सीखने को मिल रहा है फास्ट फास्ट सीखते चले जाओ और याद करते चले जाओ। तो इन सारे फॉर्मूलाज पर जो क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है ना, ये सारा फॉर्मूला पर क्वेश्चन आता कैसे, क्वेश्चन बोलेगा कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट इन He+ आयन
What is the value of frequency of electromagnetic wave that is emitted? जो यहाँ पर मान लो n बराबर 5 से n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा उसका पूछ लेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो बताओ, तो फ्रीक्वेंसी अगर पूछता है आपसे तो फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूला में ये तो आप लोग जान रहे हो, जेड का वैल्यू क्या रख दोगे, एच ई प्लस है तो जेड का वैल्यू 2, n1 की जगह क्या रख दोगे, n1 की जगह रख दोगे 1, और n2 की जगह क्या रख दोगे बच्चों, तो n2 की जगह आप लोग रख दोगे 5। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। तो यानी कि हर जगह जेड n1 n2, जेड n1 n2, जेड n1 n2, इन चीजों का वैल्यू रखो, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो ऐसा ही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और काफी आसान क्वेश्चन होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, चाहे वो एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। इजी क्वेश्चन का तो बात ही नहीं कर रहे। अब इन चीजों से संबंधित कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म बताया जाता है, उन चीजों को आप लोग समझना। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियस जो होता है किसी ऑर्बिट का वो n पर किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है। तो याद रखना n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू 0.0529 इंटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर बाय जेड नहीं होता था। तो यहीं से पता चलता है कि रेडियस जो होता है n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेडियस जो होता है nth ऑर्बिट का एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारा चीज भी बच्चों आप लोग अच्छे से याद रखना। ये सिर्फ रेडियस के लिए एग्जांपल देके बताएं। वेलोसिटी के लिए क्या होगा, जेड बाय एन, और एनर्जी के लिए क्या होगा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है ना, इन चीजों को भी आप लोग याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंगुलर मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसे आप लोग नोट में लिख लेना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ या इन द लोएस्ट LOWEST ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। ये सब एक्सेप्शनल टर्म्स हम यहाँ पर बता रहे हैं। लेक्चर खत्म हो गया, छोटा छोटा बात है तो सीखने को मिल जाएगा, इससे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। समय ही तो जा रहा है, आप लोगों को करना क्या, घर में बैठ के वीडियो देख देख के सीखना सुनना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी वगैरह का वैल्यू कितना होगा। तो ये अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि P बटे के ई, टोटल एनर्जी बटे के ई, टोटल एनर्जी बटे पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह का क्वेश्चन वगैरह भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर रेडियस और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप कभी कभी पूछ लेता है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना आप लोग। जैसे जैसे देखो यहाँ पर एक चीज, जो रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या था एक बार फिर से याद करते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 0.0529 इंटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर बाय जेड। वेलोसिटी 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाय एन, और एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर बताना ये है कि ये अलग अलग ऑर्बिट है। ये n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, एज n इंक्रीजेस, n का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो बताओ तो रेडियस जो है ऑर्बिट का बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा। क्योंकि रेडियस जो है n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n बढ़ेगा तो रेडियस, और देख के भी लगता है इसका रेडियस ज्यादा कि इसका, किसका कि इसका। तो रेडियस जो है n का वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस जो है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिखा, लेकिन स्पीड जो है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप गौर से देखो, यानी कि अगर स्पीड की बात करेंगे ना, तो आप लोगों से पूछा जाए कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा होगा, तो देखो सोच के अभी विजुअलाइजेशन में कितना आसान लग रहा होगा। सोच रहे हो इतना हाई फाई पढ़ लिए और ये छोटा छोटा चीज तो इमेजिन कर ही नहीं पा रहे थे। इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में ज्यादा तेजी से चल रहा होगा कि दूसरे ऑर्बिट में? ऑब्वियस सी बात है, पहले ऑर्बिट में। क्यों पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तेजी से चलता है? क्योंकि स्पीड से चलेगा तभी तो पहले ऑर्बिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा। क्योंकि पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो पहला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इसको ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। तो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि mv²/r ज्यादा कब होगा? जब वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो इस वजह से जितना नजदीक आएगा ना, न्यूक्लियस के करीब आएगा, तो स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन का और ज्यादा होते चले जाता है। एनर्जी की बात अगर करें बच्चों, तो एनर्जी जैसे आप लोग नजदीक आओगे, यहां देखो एनर्जी में क्या है, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। n ज्यादा तो एनर्जी कम, n ज्यादा तो एनर्जी कम, लेकिन आगे माइनस साइन जो लगा दिया तो वो क्या बना दिया कि उल्टा n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन आगे माइनस लग गया, तो इस वजह से
एन ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। तो याद हुआ बच्चों कि एनर्जी जो होता है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना नजदीक आओगे न्यूक्लियस के तो सिर्फ स्पीड बढ़ेगा, बाकी रेडियस भी घटेगा और एनर्जी भी घटेगा। ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट था विजुअलाइजेशन के लिए, तो आप लोग भी विजुअलाइज करके इन बातों को रखोगे। एक क्वेश्चन आया था आईआईटी 2016 में, उस क्वेश्चन को आप लोग जानो। HARTREE, हार्ट्री एक साइंटिस्ट का नाम था, इज द एटॉमिक यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके बारे में जाना। हार्ट्री इज द एटॉमिक यूनिट ऑफ एनर्जी। ये सब जो एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं ना, ये अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लेना, फेयर कॉपी में। एंड इज इक्वल्स टू, और ये वैल्यू होता है 1 हार्ट्री, यानी कि 1 H इज इक्वल्स टू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। याद रखना, वो हार्ट्री जो होता है ना, एटॉमिक यूनिट है क्या चीज का, एनर्जी का, जिसका वैल्यू होता है -20.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बना के, ये आप लोग जो है आज का सोच लो कि प्रोजेक्ट के रूप में आप लोगों का काम है कि ये है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसी इलेक्ट्रॉन का इन सेकेंड बोर ऑर्बिट, इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू h²/32 पाई स्क्वायर m/a0²। यहाँ पर a0 जो है दिस इज बोर्स रेडियस है, BOHR बोर्स रेडियस है। बोर्स रेडियस क्या बोलते हैं ना, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का रेडियस, तो वो कितने के बराबर होगा, 0.0529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। a0 जो है दरअसल इस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो तुम लोगों को ये बात प्रूव करके लाना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है सेकेंड बोर ऑर्बिट का हाइड्रोजन का, वो h²/32 पाई स्क्वायर m/a0² के बराबर होता है। इन चीजों को आप लोग बनाना, घबराना नहीं कोई भी बात को, जैसे आप लोग घबराए कि गए काम से। जैसे कि यहाँ पर और भी कई तरह से क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था ना कि एनर्जी जो होता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये कोई एटम है n बराबर, या मान लेते हैं n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट का ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हुआ, उसका एनर्जी डेली को हम लोगों ने कैसे निकाला था, डेली इज इक्वल टू क्या होता था, याद है, -2.18 इंटू +2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² 1/n1² -1/n2²। तो ये जो डेली है ये पर एटम है, एक एटम के लिए, कभी कभी पर मोल पूछता है, तो ये जो है जूल पर एटम है। अगर जूल पर मोल में इसे कन्वर्ट करना है तो एक एटम में इतना एनर्जी, तो पर मोल में क्या करना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 से इस टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² 1/n1² -1/n2²। ये जो हो जाएगा जूल पर मोल हो जाएगा, इसका यूनिट नहीं, तो कभी कभी मोल के लिए पूछ सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज है बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई का तो कोई लिमिट होता नहीं है, लेकिन समय चूंकि बहुत ज्यादा लगने लगता है, इस वजह से आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। एक चीज छूट गया, वो है ड्रॉबैक्स और बोर्स हाइपोथेसिस, और साथ ही साथ आज जितनी चीजें भी, जिन चीजों को मैंने बताया उन चीजों पर न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल इन चीजों पर थोड़ा बहुत, और ड्रॉबैक ऑफ बोर्स हाइपोथेसिस ये हम लोग अगले लेक्चर में देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, रहने देते हैं, बाय बाय। तो आप लोगों को करना क्या है, होमवर्क, तो होमवर्क की थोड़ा बात कर लें। तो होमवर्क में सबसे पहले नोट्स तो आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है, नोट्स कंप्लीट करने में कोई भी झमेला नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी भी तरह अगर अभी तक आप लोग दूसरे टाइम में वीडियो देख रहे हो तो भारी पाप कर रहे हो, उसको पाप बोलते हैं, पाप, क्योंकि बाद में आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, हो सकता है महीनों हम लोगों को ये काम करना पड़े, सालों भर इस तरह का काम करना पड़े। इसलिए आप लोग रूटीन बनाओ कि सुबह 6:30 में अगर वीडियो देखना है तो देखना है, और शाम में 6 बजे देखना है तो वीडियो देखना है। इस टाइम में कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, डाउनलोडिंग के चक्कर में नहीं रहना। डाउनलोडिंग बार बार बोल रहे हैं ना, हम तो चाहें तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन हटा सकते हैं, जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वहां मेरे पास ऑप्शन होता है कि हम डाउनलोड के लिए अलाउ करें कि नहीं करें, या तुम लोग में कौन कौन डाउनलोड कर रहे हो वो भी हमको पता है, क्योंकि तुम्हारा ईमेल आईडी यहाँ हमको शो कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी हम नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनमें से कई को जरूरत है, उस वक्त उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, उस वक्त वो बीमार है, उस वक्त कुछ है, तो
उसके लिए ही मैं यहाँ पर ये छोड़ देता हूँ कि जरूरी है तो कोई रख सकता है। लेकिन आप लोगों को दरअसल रूटीन में आना जरूरी है, क्योंकि ऐसा पढ़ाई कलेक्शन करके क्या कर लोगे आप लोग। लाखों बुक मार्केट में मिल रहा है, सारा बुक खरीद खरीद कर घर में रख लेना, क्या फायदा हो जाएगा बताओ तो। जब तक वो बुक वो लेक्चर आपके दिमाग में नहीं आएगा तो क्या फायदा होने जा रहा है। और रूटीन को तो दुनिया मानता है कि अगर आप लोग रूटीन पर काम नहीं करोगे तो आप लोग यूजलेस फेलो हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले सपना देख रहे हो तो रूटीन पर आओ, और रूटीन ये है सुबह 6:30 बजे एक लेक्चर, शाम में 6 बजे एक लेक्चर। हो सकता है 2 घंटा का भी हो, 3 घंटा का भी हो, 4 घंटा का भी हो, उसे मैटर नहीं करता है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम यही होना चाहिए। और जब तक वीडियो चल रहा हो उस समय आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखो, ये पहला होमवर्क। दूसरा है नोट्स, आप लोग तुरंत से वीडियो कंप्लीट होने के बाद कोशिश करो कि अगर नोट्स आ चुका है तो उसे कंप्लीट कर लो। और होमवर्क में एबीसी का इंटेक्स्ट आप लोग लगातार बनाते चले जाओ जहां तक मैंने पढ़ाया है, क्योंकि असाइनमेंट का बाढ़ आ जाएगा जैसे चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होगा। साथ ही साथ स्टिकर तो बनाना ही है जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।